हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की बात की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। भैया एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो एनसीईआरटी में अगली एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में, ठीक है, पहला टॉपिक है उपसमुच्चय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो देखिए सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय होता क्या है। जैसे अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, क्या भैया, दो समुच्चय हैं और एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का क्या एक पार्ट है या एक भाग है। ठीक है, मान लीजिए, देखिएगा, समझिएगा, तो देखिए जरा। अच्छा, एक बात समझिए कि सबसेट का मतलब क्या होता है। भाई सबसेट का मतलब, देखिए, सब का मतलब ये होता है पार्ट। क्या भैया, सबका मतलब ही ये होता है पार्ट, भाग, या यूं कह लें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नहीं, कोई किसी चीज़ का एक पार्ट है, भाग है। ठीक है, तो वही सबसेट का मतलब क्या, भाग होता है। तो मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं। क्या भैया, दो समुच्चय हैं। ए कुछ ऐसा दे दिया ए बी सी, और बी कोई समुच्चय ऐसा दे दिया, इसमें लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, अगर आपके पास दो ऐसे समुच्चय हो कि एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का पार्ट हो या भाग हो, तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो समुच्चय है, इस समुच्चय का पार्ट है क्या भाई। ये कहने का मतलब ये पूरा का पूरा समुच्चय इस समुच्चय में कंटेन होता है या इसमें समा जाएगा, एक तरीके से हिंदी में बोले तो। ठीक है, कहने का मतलब क्या, ये समुच्चय इस समुच्चय का एक भाग है। तो कह लिख सकते हैं क्या, समुच्चय बी का भाग है, ऐसा लिख सकते हैं। पार्ट है, भाग का मतलब है पार्ट से है। ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो सेट बी इज अ सेट ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। ठीक है, इसी को अब देखो, मैथ में हम पार्ट भाग ऐसा नहीं इस्तेमाल करते, हम उप समुच्चय उसी को सबसेट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी को, ये वाला जो पार्ट है इसे हटा देते हैं। देखिए समुच्चय यहाँ, अब अगर हम लिखते हैं तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। क्या है भैया, उप समुच्चय है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का क्या हो जाए, एक पार्ट हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, तो वो समुच्चय क्या, दूसरे समुच्चय का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। या यूं कहें कि भाई मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय बी का एक भाग है, तो इसका मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, इसी को अब देखिए, मैथ्स में इतनी लंबी कथन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कुछ ऐसा, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। या यूं कहें कि हिंदी में पढ़े तो समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, या यूं कहें कि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इसी को एक तरीके से और आप कह सकते हो भाई, अगर आप देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक दूसरा अप्रोच ये कहता है कि ए में, भैया अगर ए समुच्चय बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारे अवयव बी में होंगे। क्लियर है ना बात भाई, क्या ए के सारे अवयव बी में होंगे ना। देखो, ए यहाँ है तो यहाँ भी है, बी यहाँ है तो यहाँ भी है, सी यहाँ है तो यहाँ भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, क्या भैया, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो। क्या भाई, ऐसा कह सकते हैं क्या कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। भाई इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, नोट करिए। देखिए कुछ और एग्जांपल्स और आपको देते हैं, जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए हमने क्या, ये एक कोई समुच्चय सी ले लिया। ठीक है, इसको हमने कह दिया क्या, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3। ठीक है, ये समुच्चय डी ले लिया, तो हमने इसमें कह दिया कितने, 1 2 3 4 है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, अगर ऐसा है तो क्या आप कह सकते हो कि समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव समुच्चय डी में है।
कह सकते हैं यस, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय डी में है। तो जब ऐसा है तो क्या कह सकते हैं कि सी जो है सबसेट होगा डी का, या यूं कहें कि सी उप समुच्चय होगा समुच्चय डी का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देखिएगा एक बात और, अगर इसी में थोड़ा सा फेरबदल कर दें, हम क्या कर दें भैया, थोड़ा सा फेरबदल कर दें। अगर हम यहाँ ये कहते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्या सी और डी में एक चेंजेस ये कर देते हैं। ठीक है, सी अगर आपका अब हम कह दें, अगर अब हम कह दें आपसे कि सी है 1 2 3 और डी है 2 3 4, ऐसा कह दें, तो इसका मतलब आप क्या समझे, देखिएगा ध्यान से, क्या सी का प्रत्येक अवयव डी में है? नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो सी है वो समुच्चय डी का पार्ट नहीं रहा ना, अब उसका एक भाग नहीं रहा ना। तो इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि समुच्चय सी, तो इसका मतलब अगर पार्ट नहीं है तो इसका मतलब उप समुच्चय भी नहीं होगा। क्लियर है? तो समुच्चय सी क्या भैया, या ये सीधे लिख देते हैं, सी समुच्चय डी का उप समुच्चय नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। और भाई जब सी डी का उपसमुच्चय नहीं होगा तो इसको दिखाने के लिए एक साइन का इस्तेमाल करते हैं भैया, जैसे समुच्चय को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं वैसे ही समुच्चय नहीं, उपसमुच्चय को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उपसमुच्चय ना हो इसके लिए क्या, सी डज नॉट, या यूं कहें कि सी समुच्चय डी का उपसमुच्चय नहीं होगा, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, या यूं कहें कि सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। ठीक है, ऐसा क्लियर है? बताओ, ये बात क्लियर? ये सी है और ये उपसमुच्चय का साइन लगाकर काट दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये क्लियर है, इसको नोट करिए, इसमें काफी बातें करनी है, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। चलिए भाई, उपसमुच्चय में हम आगे देखते हैं। देखिए उपसमुच्चय में एनसीईआरटी की जो डिफिनेशन देता है वो क्या देता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई सेट ए है, भाई वही बात, सेम बात इन्होंने लिखी रखी है, मान लो ए कॉमा बी है, ठीक है, और बी भी कोई है, कुछ और ले लेते हैं, पी कॉमा क्यू ले लो, 1 कॉमा 2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, 1 कॉमा 2 है, बी है, 1 2 3 है। तो देखिए ए का प्रत्येक अवयव, क्या भैया, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो होगा वो उपसमुच्चय होगा बी का। ठीक है, क्लियर है? लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि बी भी उपसमुच्चय होगा ए का, ऐसा कह सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में है? तो ए 1 है, 2 है, इसमें भी है, 3 है, नहीं है भैया, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना। भाई हम कह सकते हैं ना कि ये उपसमुच्चय नहीं होगा। क्या बी जो है समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं हो, बी जो है समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपको रीजन लिखना है तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं ना कि 3 जो है वो सेट बी से बिलोंग करती है, समुच्चय बी से, बी का अवयव है। हम कह सकते हैं ना 3 जो है समुच्चय बी का अवयव है, लेकिन क्या 3 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है, देखिएगा, इसी को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, लेकिन के बाद नीचे लिख देते हैं, शायद आपको दिखे ना उधर, लेकिन जो 3 है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है ना, यही बात ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर ऐसा है कि भाई बी में कोई ऐसा अवयव है जो कि ए में नहीं है तो बी उप समुच्चय नहीं होगा समुच्चय ए का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उप समुच्चय होने के लिए ऐसे अवयव, ठीक है, कहने का मतलब क्या, दोनों में वो अवयव होना चाहिए ना भाई, लेकिन दोनों में नहीं है। तो इसी बात को अगर देखिएगा, यही स्टेटमेंट को अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा, ठीक है, तो अगर लिख दें यदि ए, मान लेते हैं ए कोई इसका क्या है, अवयव है, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं, तो भैया इसके सारे के सारे अवयव बी में भी होने चाहिए। या तो कहें या इम्प्लाइज कहें या इंगित करना कहें, बात एक ही है। तो की जगह क्या, ये आप लगा लीजिए क्या, इम्प्लाइज का साइन, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, मतलब इंगित करता है, मतलब क्या बताता है, क्या कि अगर ए कोई अवयव है समुच्चय ए का तो वो ए समुच्चय बी का भी अवयव होगा, ये मस्ट है। ठीक है,
तभी ये क्या है, उप समुच्चय होगा। ये भाई देखिए इस बात को हमने कैसे कहा कि हमने पहले बता दिया क्या कि ए जो है समुच्चय बी का उप समुच्चय है, ठीक है। और यदि ए को हम मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है, समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है, तो ये जो ए है वो समुच्चय बी का भी होगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये उप समुच्चय नहीं होगा। जरा ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन देखिए ध्यान से। हमने क्या देखिए, हमने कहा कि बी ए का उप समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 तो बी का अवयव है, लेकिन जो 3 है वो ए का अवयव नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा ना होता तो ये सेटिस्फाई ना होता, या यूं कहें कि अगर ऐसा है तो ये होगा ऐसा, ठीक है। क्लियर है? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, नोट करेंगे, इसको नोट करिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्या अभी हमने आपको एक बताया क्या कि अगर ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बी भी उप समुच्चय है ए का। भाई हमने यही बात तो की, हमने अभी एक एग्जांपल दिया था, हमने आपको क्या समझाया कि ए उप समुच्चय था बी का, लेकिन बी उप समुच्चय नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर दोनों इक्वल हो, अगर देखिएगा, अगर हम आपसे कह दें एक कंडीशन, भाई कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करिएगा कि ए समुच्चय है, उप समुच्चय है बी का, और या यूं लिख दें एंड बी भी उप समुच्चय है ए का, ठीक है। अगर हम आपको ऐसी कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए उप समुच्चय है बी का तो बी भी होगा, अधिकतर केसेस में नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए, अगर ए उप समुच्चय है बी का और बी उप समुच्चय है ए का, तो ये केवल और केवल एक कंडीशन पर फॉलो होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ इसके लिए लिखते हैं, केवल और केवल, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, या इसके लिए डबल इम्प्लीफिकेशन का भी साइन लगाते हैं, ठीक है, चाहे आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल कब होगा? जब ए बी के बराबर होगा। कहने का मतलब सेट ए सेट बी के अगर बराबर हो जाए, क्या भाई, अगर सेट ए समुच्चय बी के बराबर हो जाए तो आप कह सकते हो कि ए उप समुच्चय होगा बी का, बी उप समुच्चय होगा ए का, ठीक है। या यूं कह दें भाई डबल इम्प्लीफिकेशन का साइन लगा, इसका मतलब क्या कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, या ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट दिया तो भी ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, फॉलो होगा, ठीक है। केवल और केवल एक कंडीशन, जब ए बी के बराबर होगा तभी आप कह सकते हो कि ए उप समुच्चय होगा बी का और बी उप समुच्चय होगा ए का, ठीक है। अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो कभी भी उप समुच्चय नहीं होगा। हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था भाई, ध्यान दो, हमने बताया था ए क्या है 1 2, हमने बताया था क्या बी बताया था 1 2 3, चेक कर लो, बताया था। हमने बताया था क्या ए उप समुच्चय होगा बी का, ऑब्वियस है होगा, दिख रहा है, लेकिन क्या बी उप समुच्चय नहीं होगा ए का, देखा क्यों? क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है ना। बात क्लियर है? अगर बराबर होंगे तभी ये ऐसा फॉलो होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब बराबर हो गए, बराबर होने का मतलब क्या? आप जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसको बराबर कर दें, कहने का मतलब यहाँ भी 3 लिख दें, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो क्या हम लिख सकते हैं ए उप समुच्चय होगा बी का और बी उप समुच्चय होगा ए का, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। लेकिन अब देखना ध्यान से, अब देखो ये समुच्चय क्या है, बराबर है ना, बराबर है, तो कहने का मतलब चाहे ए लिखे चाहे बी लिखे बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है ना भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं क्या ए उप समुच्चय होगा ए का? बताओ भाई, ए और बी बराबर है ना, इसकी जगह पर आप ए लिख दीजिए वापस से, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या यूं कह दें कि बी उप समुच्चय होगा बी का, बताओ क्लियर है क्या? कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होगा। भाई इससे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने एक समुच्चय ए ले लिया जिसमें लिख दिया 1 2 3, ठीक है। अगर हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ए उप समुच्चय है समुच्चय ए का, तो क्या गलती है? देखिएगा ध्यान से, भाई ए ये है, दूसरा ए भी हमने लिख दिया, यही सेम लिख देंगे क्योंकि दोनों तो सेम ही, ठीक है। अब देखिएगा, क्या ये हमने कह दिया ये समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है, तो क्या इसके सारे अवयव इसमें हैं क्या? ऑब्वियस है, तो भैया है तो पार्ट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या, प्रत्येक समुच्चय, क्या भाई, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसको हटा रहे हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप
समुच्चय होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और नोट करिएगा रिक्त समुच्चय के बारे में। जो रिक्त समुच्चय होता है वो भी प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव ही नहीं है। ठीक है, तो बात देखिएगा, क्या रिक्त समुच्चय, लिख लीजिए, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। ठीक है, देखिएगा एक पॉइंट और आपको समझाते हैं, नोट कर लीजिए, फिर एक पॉइंट और समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं। ठीक है, क्या है? दो समुच्चय हैं ए और बी, और हमने कह दिया कि ए जो है वो बी का क्या है? उप समुच्चय है। हमने क्या कह दिया? ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, तथा एंड, ठीक है, एंड एक कंडीशन और कर दी। क्या भैया? एक कंडीशन और कर दी। हमने कह दिया ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या? ए जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? मान लो हमने भाई, अगर हमने एक समुच्चय ए ऐसा ले रखा है, ए ऐसा ले रखा है 1 2 3, और बी कोई समुच्चय है, ये भी 1 2 3 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ए और बी बराबर है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। ठीक है, क्लियर है? ये कह सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब अगर हमने ए उप समुच्चय है बी का ऐसा कह दिया, तो जरूरी नहीं कि ये दो ए और बी अलग अलग हो। भाई हो सकता है दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं ना। तो हमने एक कंडीशन दे दी, क्या? ए उप समुच्चय हो बी का। कहने का मतलब लेकिन ए और बी बराबर ना हो। क्या भैया? ए और बी बराबर ना हो, तब या लिख लो, तो ए जो होगा, ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय होगा। क्या भैया? उचित उप समुच्चय होगा। उप समुच्चय अभी भी होगा, देखिएगा भैया, उप समुच्चय अभी भी होगा, लेकिन वो कैसा उप समुच्चय होगा? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, उचित उप समुच्चय। कहने का मतलब ए जो है बी का उप समुच्चय तो है, लेकिन ए और बी कभी बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं हो सकते तो भैया ए को हम बी का उचित उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, सबसेट वो अभी भी है, सबसेट है वो तो ऑब्वियस है, सबसेट है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये जो ए है बी का सिर्फ उप समुच्चय होगा, उचित उप समुच्चय नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सिर्फ सबसेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं ये कर दें, देखो ए और बी अब यहाँ चेंज कर दिए, देखो अब हम कह सकते हैं ना भाई ये क्या है? अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। ये जो बी है वो ऐसा है 1 2 3 4, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या? अब देखो, अब देखना ध्यान से, ए जो है वो सबसेट है बी का, चेक कर लो भाई। ए जो है बी का उप समुच्चय है, ऑब्वियस है, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, या यूं कहें कि ए जो है वो समुच्चय बी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, एंड, और आपको ये भी दिख रहा है कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। क्या? और बी के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या कि समुच्चय ए, क्या भैया? समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। क्या है? उचित उप समुच्चय है। ठीक है, या यूं कहें कि प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है इतनी बात? नोट करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। चलिए भाई, अब हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से आप समुच्चय और उप समुच्चय के बारे में और बढ़िया से समझ पाएंगे। देखिए, आपको शुरू में क्या कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, जैसे एक है आपका क्या रिक्त समुच्चय है, समुच्चय ए है इसमें 2 अवयव हैं, समुच्चय बी है इसमें 3 है, समुच्चय सी है इसमें 5 अवयव दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि ये कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनमें भरना है क्या? उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं है, इनका साइन, मतलब सबसेट एंड सबसेट इज नॉट सबसेट, ऐसा कह लें। ठीक है, चलिए बताना है कि समुच्चय है, उप समुच्चय है या नहीं है। जैसे कि यहाँ बोलता है कि फाई मतलब रिक्त समुच्चय, और इधर बी लिखा हुआ है, तो पूछ रहे हैं क्या
फाई बताओ क्या जो रिक्त समुच्चय है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है अथवा उपसमुच्चय नहीं है। तो भाई अभी हमने आपको एक पॉइंट नोट कराया था कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये भाई यहाँ जो ये रिक्त समुच्चय है फाई, ये बी का क्या उपसमुच्चय होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ये साइन लगा दें। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अगला देखो, ये अब आपसे बोला है कि बी बताओ, बी जो है वो सॉरी ए जो है वो बी का क्या उपसमुच्चय है। अब आपसे ये पूछा है, चलिए देखते हैं क्या ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। तो क्या करेंगे भाई, उपसमुच्चय होने की परिभाषा क्या है कि मान लो हमको बताना ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, तो क्या परिभाषा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। तो भैया देखो क्या 1 ए का अवयव है, क्या बी का है, यस है। ठीक, क्या 3 ए का अवयव है और क्या 3 बी का भी अवयव है, नहीं है भैया, बी में नहीं है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं क्या 3 जो है वो अवयव है सेट ए का, लेकिन बट जो 3 है वो अवयव नहीं है सेट बी का। ठीक है, समुच्चय बी का 3 अवयव नहीं है। जब अवयव नहीं है इसका मतलब क्या, जो ए होगा वो सबसेट नहीं होगा समुच्चय बी का। क्लियर है ये बात। तो इसके लिए क्या ये साइन सबसेट बनाकर उसको काट दीजिए। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ए और सी। अब बताना ए जो है समुच्चय ए समुच्चय सी का उपसमुच्चय है अथवा नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या ए का प्रत्येक अवयव सी का अवयव है। भैया एक अवयव है ए का, सी का भी है। चलो ठीक है, 3 ए में है सी में भी है, यस। तो हम लिख सकते हैं ना कि ए जो है उपसमुच्चय है समुच्चय सी का। क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव लिख सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। दिख रहा है ना उधर, हाँ, का भी अवयव है। ठीक है भाई, इसी को अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो गणितीय रूप में तो आप लिख सकते हो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं भैया, एक है। तो ए एक जो है ए का अवयव है एंड एक जो है वो क्या सी का भी अवयव है। क्लियर है, लेकिन एक से तो काम नहीं चलेगा ना, 3 का भी लिखना पड़ेगा। तो 3 भी समुच्चय ए का अवयव है एंड 3 भी समुच्चय सी का अवयव है। इसलिए क्या ए जो है वो समुच्चय, यहाँ बी लिख दिया गया, समुच्चय सी का। ठीक है, वो सी का अवयव तो इसलिए जो सेट ए है समुच्चय ए है वो समुच्चय सी का उपसमुच्चय होगा। इसी को अगर आप समराइज करो, मर्ज करो, तो देखो एक बात हम लिख सकते हैं क्या भी कि इसी को दूसरे तरीके से देखिएगा। दूसरे क्या, इसी को मर्ज कर दे रहे हैं। 1 और 3 देखो, 1 और 3 दोनों ए के अवयव हैं और 1 और 3 दोनों सी के भी अवयव है ना। तो इसी को ऐसा लिख सकते हो 1,3 बिलोंग्स टू, मतलब समुच्चय ए का अवयव है एंड और 1,3 समुच्चय सी का भी अवयव है। तो भाई ये दोनों लाइंस ना लिखकर आप सीधे एक लाइन ये लिख सकते हो क्या, ये भी वही काम करेगा, ये छोटा पड़ेगा आपको। ठीक है, तो भाई क्यों भाई, चाहे ये स्टेटमेंट लिखिए चाहे ये बता दीजिए कि हाँ इसलिए समुच्चय ए समुच्चय सी का उपसमुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि 1 और 3 दोनों समुच्चय ए के अवयव हैं और दोनों अवयव समुच्चय सी में भी हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब बी और सी बताना है। बी, तो बी का प्रत्येक अवयव सी में होना चाहिए। देखो पहले 1 चेक करेंगे, 1 बी में है तो 1 सी में भी है। 5 बी में है, बी का अवयव, तो 5 सी का भी अवयव है। 9 बी का अवयव, तो 9 सी का भी अवयव है। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या कि जो बी होगा उपसमुच्चय होगा समुच्चय सी का। क्यों भाई, बी समुच्चय बी उपसमुच्चय होगा समुच्चय सी का। ठीक है, या क्यों होगा, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव, क्यों, क्योंकि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या भैया, प्रत्येक अवयव समुच्चय सी का भी अवयव है। बात क्लियर है क्या, इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल नंबर 11, बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। क्या, मान लीजिए कि ए बी सी आपके पास 3 समुच्चय हैं। ठीक है, यदि जो ए है वो समुच्चय बी का क्या है, अवयव है। इसका मतलब समझिएगा, हमसे क्या बोला, ए बिलोंग्स टू बी।
ठीक है। और जो बी है उस समुच्चय बी समुच्चय सी का क्या है, समुच्चय सी का उप समुच्चय है। ठीक है, तो क्या अब आपको बताना है, या सत्य है कि आपको बताना है कि अगर ये दोनों कंडीशन है तो क्या ए भी सी का उप समुच्चय होगा, समुच्चय ए समुच्चय सी का उप समुच्चय होगा, आपको ये बताना है। देखो यहाँ आप उप समुच्चय के साइन और सी में कंफ्यूज ना हो तो भैया उप समुच्चय का साइन ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, चलो अब देखो क्या कर सकते हैं भाई। यहां आपसे क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी का क्या है, एक अवयव है ना भाई। जब आप बिलोंग्स टू का साइन लगाते हो, एप्सिलॉन लगाते हो, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये बताता है अवयव है। ठीक है, क्या ये बताता है अवयव है। और जो आप सबसेट लगाते हो इसका मतलब उप समुच्चय है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमने ये लिख दिया, जो ए लिख दिया, ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या, ए जो है समुच्चय बी का एक अवयव है। क्या भैया, का एक अवयव है। कहने का मतलब क्या, अगर बी लिखें, बी कोई समुच्चय बनाए तो उसमें ए भी आएगा। क्या भाई, ए भी आएगा ना। क्लियर है, यही बात तो कह रहा है। कहने का मतलब जो ए होगा, समुच्चय ए जो है वो बी में अवयव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां ये एक क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव है बी के लिए। बी के लिए जो समुच्चय ए है वो एक अवयव है। ठीक है, अगर हम आपसे ये लिख दें कि बी जो है, बी सबसेट है समुच्चय सी का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, समुच्चय बी समुच्चय सी का उप समुच्चय है। तो कहने का मतलब क्या, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और ये जो सेट है इसके सारे अवयव इसमें होंगे। कहने का मतलब जब आप सी समुच्चय बनाओगे, क्या भाई, सी अगर समुच्चय बनाते हो, ठीक है, तो देखिएगा तो क्या करना है, उसमें बी के सारे अवयव होंगे ना। यही बात तो कहना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब आपसे बोल रहा है कि क्या बताओ, ए जो है, ए वो सी का क्या उप समुच्चय होगा क्या। आपसे पूछना चाह रहा है कि जो ए होगा वो सी का उपसमुच्चय होगा क्या, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ भाई, ए अगर सी का उपसमुच्चय है तो सी में ए के सारे अवयव होने चाहिए। चलो एक उदाहरण ले ही लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे कि देखो, मान लो हमने एक उदाहरण ले लिया, ए में कुछ अवयव ले लिए, कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलो ए हमने अपने मन से ले लिया, लेकिन अब बी में थोड़ा सतर्क रहिएगा। बी क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। ये कंडीशन क्या कह रही है कि जो ए है वो बी का क्या है, अवयव है। कहने का मतलब क्या, बी में ए तो आएगा ही, क्या ए तो आएगा ही। ए के अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो मान लो एक एलिमेंट बढ़ा दिया, 3 कर दिया, तो ये लिख सकते हैं क्या। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, तो ए की वैल्यू तो ये है ना, ये 1 2 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा समुच्चय ए है, पूरा का पूरा समुच्चय ए वो समुच्चय बी का एक अवयव है। तो भैया इस पूरे के पूरे को एक अवयव की तरह दिखाएंगे ना, ये समुच्चय, ये इस पूरे को एक अवयव की तरह दिखाएंगे ना समुच्चय बी के। क्लियर है बात। तो भाई अब हम ये लिख सकते हैं ना कि 1 2 जो होगा वो एक अवयव होगा किसका, बी का। ऐसा भाई ए लिखे चाहे हम ये लिखें, बात तो सही है ना। क्लियर है, चलो और देखते हैं और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है हमसे। और ये कह रहा है कि जो बी है, ठीक है, ये सबसेट है सी का, तो मतलब सी के अंदर बी वाले सारे एलिमेंट आएंगे। बताओ, बी वाले सारे एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ बी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ बी लिख देंगे तो बी सी का एक अवयव हो जाएंगे, लेकिन बी के सारे अवयव लिख सकते हैं। क्या भैया, बी के सारे अवयव। कहने का मतलब सी जो बी होगा वो सी का एक पार्ट होगा, तो बी के सारे अवयव यहाँ लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 और एक अवयव बढ़ा दिया, 4 कर दिया। मान लो सी हमारा ये है, ठीक है, क्या सी हमारा ये है। तो जरा चेक करो, ए और सी में रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, चलो ये हटाते हैं, ये हटा दें, चलो।
नहीं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जब एप्सिलॉन लगता है मतलब अवयव है, ठीक है, और जब क्या कहते हैं ऐसा साइन लगता है समुच्चय का, तो वो समुच्चय एक सेट दूसरे सेट का क्या सबसेट है, ठीक है। उपसमुच्चय मतलब उसका पार्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमसे पूछा है क्या बताओ कि जो ए होगा समुच्चय ए समुच्चय सी का उपसमुच्चय होगा क्या। तो जरा चेक करो भाई। अगर हम ये लिखते हैं ए लिखते हैं उपसमुच्चय है सी का, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो सी का एक पार्ट होना चाहिए। तो ए है क्या 1,2 है ना। चेक करो क्या एक अब देखो इस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक के सारे अवयवों को देखना पड़ेगा क्या वो सी में है क्या, ए के सारे अवयवों को देखना पड़ेगा वो सी में है क्या, यही तो कंडीशन है। अगर ए समुच्चय सी का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय सी में होंगे। तो चेक करो क्या ए के सारे अवयव समुच्चय सी में है क्या। तो ए के पहला अवयव 1 है, तो चेक करो 1 है क्या। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 1 तो है, लेकिन नहीं बेटा, इसका अवयव देखो ध्यान से, इसका सी का 1 अवयव नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट में 1,2 अवयव है। ये पूरा का पूरा एक अवयव की तरह ट्रीट होगा, क्या एक अवयव की तरह। तो चेक करो क्या 1 इसमें है ए में है, तो क्या 1 सी में भी है क्या, नहीं है ना। क्लियर है। इसी तरह 2 को भी चेक करो, 2 इसका एक अवयव है। भाई हम अगर कह दें कि 1 अवयव है ए का, बट 1 जो है अवयव नहीं है सी का, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा। अगर 2 की बात करें तो 2 में भी एक केस है, 2 जो है समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन 2 जो है ठीक है, हम बट लिख देते हैं, आप लेकिन लिख लेना, ठीक है। लेकिन जो 2 है वो समुच्चय सी का अवयव नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है। इसलिए समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय सी का उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अवयव है सी का, ध्यान से देखिएगा, ये जो है एक अवयव है सी का, तो ये लिख सकते हैं क्या 1,2 एक अवयव है सी का, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या, ये एक अवयव है समुच्चय सी का, बात सही है, एक अवयव तो है ही, ठीक है। अब ये क्या है, ए को दिखाता है, तो ये लिख सकते थे कि समुच्चय ए समुच्चय सी का एक अवयव है, क्या समुच्चय ए, या यूं कहें ए, सीधा सीधा ए लिख दीजिए, ठीक है, क्यों लंबा करें स्टेटमेंट। ए समुच्चय सी का एक अवयव है, ठीक है। बात क्लियर है क्या, समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हमको उपसमुच्चय बताना ही होता, ठीक है, उपसमुच्चय बताना ही होता, तो अगर ध्यान से देखो इसी को एक सेट बना दें, क्या कंफ्यूज मत होना, इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर मान लो उपसमुच्चय बनाना होता कि ए जो है वो सी का उपसमुच्चय हो जाए, तब के केस में क्या, इसी को एक सेट बना दें। कहने का मतलब अगर हम ये लिख दें, ये इसका एक अवयव है, ध्यान से देखना, ये इसका एक अवयव है, इसको एक सेट बना दो, कैसे 1,2, ये अब एक क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा सी का। चेक कर लो, इस अवयव को ही एक सेट बना दो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, चलो ठीक है, बस समझने के लिए था थोड़ा से, ठीक है। अगर मान लो इसको हमको बताना ही होता कि ये सी का उपसमुच्चय है, तो इस अवयव को एक सेट के रूप में बता दें। भाई मान लो अगर आपको 3 को बताना होता कि 3 समुच्चय सी का उपसमुच्चय है, तो आप क्या करते, 3 को एक सेट के रूप में बना देते और लिख देते कि समुच्चय सी का उपसमुच्चय है। बताओ ये लिख देते कि नहीं। इसी तरह हमने इसको एक समुच्चय की तरह ट्रीट करना है इस अवयव को, तो एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, तो उसी को एक कर्ली ब्रैकेट हमने बढ़ा दिया, तो समुच्चय हो जाएगा सी का। लेकिन ये अभी भी ए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वाला ए है ना, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने उपसमुच्चय के बारे में जाना, ठीक है। अब एक और टर्म आता है अधिसमुच्चय, या उसको सुपरसेट बोलते हैं, देखते हैं समझते हैं वो क्या होता है। देखो अधिसमुच्चय या यूं कहें सुपरसेट, ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, या यूं कहें सुपरसेट, ठीक है। देखिएगा, अभी हमने आपको एक कंडीशन बताई कि अगर ए जो है सबसेट है बी का, एंड और हिंदी में लिख देते हैं, जो ए है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। और हमने बताया क्या,
ए जो है वो बराबर ना हो बी के, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हमने कह दिया था कि जो ए है समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय होगा। क्या? उचित उप समुच्चय होगा, ठीक है, या है कह दो, ठीक है, उचित उप समुच्चय है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो समुच्चय बी है, ठीक है, ये जो समुच्चय बी है इसको कह देते हैं अधिसमुच्चय। ये तो क्या है, प्रॉपर सबसेट हो गया, उचित उप समुच्चय हो गया। ये जो होगा इसे को अधिसमुच्चय या सुपरसेट कह देते हैं। तो आप लिख सकते हो समुच्चय बी, क्या, समुच्चय बी, ठीक है, समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए सबसेट दिया हुआ है बी, कहने का मतलब ए उपसमुच्चय है बी का, तो ये तो उपसमुच्चय हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, अधिसमुच्चय हो गया, सुपरसेट हो गया, ठीक है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक ये है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। कहने का मतलब क्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। भाई ये एक बहुत बड़ा समुच्चय है, इसके अंदर कई ढेर सारी, जैसे आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आती हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर जिनको, परिमेय, अपरिमेय, तो बहुत ढेर सारी इसके अंदर नंबर्स आती हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन, उपसमुच्चय समुच्चय के बीच में क्या रिलेशन बनता है, देखते हैं जरा। दो समुच्चयों के बीच में उपसमुच्चय कैसे बनते हैं देखते हैं जरा। देखिए जैसे कि रियल नंबर की बात करें, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है भैया, वास्तविक संख्या वो होती हैं जिनको आप क्या नंबर लाइन पर दिखा सकते हो, ठीक है, क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, उनको कहते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब देखिए एक तरीके से देखिए तो नंबर और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनको रियल नंबर्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर आर लिख दिया तो इसका मतलब क्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कई टर्म्स हैं, जैसे कि अगर आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, भाई पहले भी बता दिए हैं, एन से नेचुरल नंबर को दिखाते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को डब्ल्यू से पूर्ण संख्या, होल नंबर्स को दिखाते हैं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्या ही कहते हैं, ठीक है। चलिए और क्या, इंटीजर्स जेड, ठीक है, इसको पूर्णांकों का समुच्चय है। और क्या, इसके अलावा हमने और क्या बात किया था, हमने बात किया था रेशनल नंबर्स, मतलब क्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और अगर अपरिमेय की बात करनी हो तो अपरिमेय को टी से दिखाते हैं, ठीक है, टी का मतलब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो जरा ये देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या भैया, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सब की सब क्या रियल नंबर्स का उपसमुच्चय होंगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारी की सारी नंबर्स क्या, ये सारी की सारी नंबर रियल नंबर के अंतर्गत ही आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। अगर आप वास्तविक संख्याओं का विभाजन करना चाहो, क्या भैया, अगर आप वास्तविक संख्याओं का विभाजन करना चाहो तो हमने आपको पहले भी बताया दो तरीके से आप विभाजन कर सकते हो। एक तो जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, एक जो होती है पूर्णांक, पूर्णांक उनको कहते हैं जो बिना दशमलव वाली होती हैं, ठीक है, इसी को इंटीजर बोल देते हैं, ठीक है, क्या बात समझे, इसी को हम बोल देते हैं इंटीजर बोल देते हैं। अब पूर्णांक भी भैया तीन प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था, क्या, जैसे कि अगर आप माइनस इनफाइनाइट से लिखना शुरू करो, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, और ये एंड सो ऑन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो हमने बताया था इधर वाले को पॉजिटिव पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक, इधर वाले को नेगेटिव पूर्णांक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, इसको उदासीन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव पूर्णांक होता है, ध्यान से देखो, अब ये जो पॉजिटिव पूर्णांक होता है इसी को बोल देते हैं क्या, नेचुरल नंबर, या यूं कहें प्राकृत संख्याएं। ध्यान से देखो, एन लिख दिया, इतना समझ जाना, और अगर इसी में डब्ल्यू भी जो, इसमें में जीरो भी जोड़ दे तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, मतलब होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। जीरो से अगर देखें 0 1 2 3, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, ठीक है। और क्या बातें कर सकते हैं, देखिएगा जरा यहाँ से। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये जो पूर्णांक है पूरी की पूरी, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में जानते होंगे, परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको,
ठीक है। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए और P और Q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मतलब इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दिख रहा है? ठीक है, चलो कोई नहीं, सुनाई तो दे रहा है, अगर दिख नहीं रहा है तो सुनाई तो दे रहा है, ठीक है। तो देखो, वास्तविक संख्याओं को अगर हम विभाजित करें तो पूर्णांकों को हम कुछ इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। भाई ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक देखें मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो इसी को क्या भैया प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर हम इसमें 0 भी जोड़ लें तो ये क्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। और क्या भैया, ये जितनी भी पूर्णांक होती हैं सब के सब क्या होती है भैया, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती। परिमेय संख्याएं क्या है, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लगा सकते हैं। और दशमलव वाली में देखिए, दशमलव वाली में 3 तरीके के नंबर्स आती हैं। इसको एग्जांपल समझेंगे। 1.9 जैसे हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। कहने का मतलब क्या है, ना ही यहाँ इसका रिपीटेशन हो रहा है दशमलव के बाद संख्याओं का, और ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देखिएगा, एक होती है क्या 1 जैसे 99 लिख दिया, ठीक है, और बार लगा दिया। कहने का मतलब क्या, ये ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एक टाइप की और होती है जैसे 1.2 3 5 7 9 2 एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो संख्याएं होती हैं, क्या भैया, ये जो संख्याएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। लेकिन ये वाली जो संख्या हो जाती है ये अपरिमेय हो जाती है, ठीक है। क्या समझे, ये परिमेय मतलब क्यू, ठीक है, परिमेय मतलब क्यू, और अपरिमेय मतलब टी। ध्यान रखेंगे इस बात का। कहने का मतलब क्या है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं। इसका कोई एंडिंग ही नहीं है भैया। देखो यहाँ एंडिंग है, यहाँ एंडिंग नहीं है, तो यहाँ रिपीटेशन है, ठीक है। बार बार एक ही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसको शायद आप ऐसे जानते हो, 1.9 का बार लगा दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिएगा, एक तरीके समझ में आया कि सब कुछ तो वास्तविक संख्याओं के अंदर में ही है, ठीक है। अब हमको इसको क्या एक फॉर्म में बनाना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हम कह सकते हैं, क्या जरा ध्यान से देखिए, जो नेचुरल नंबर है, क्या जो प्राकृत संख्या है, वो क्या सबसेट होगा होल नंबर का? बताओ भैया, होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है क्या 1 2 3। तो क्या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा? बताओ, क्या क्लियर है क्या? अच्छा जी। और क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो होल नंबर होगा वो उप समुच्चय होगा क्या, ये पूर्णांकों का? देखो ना, ध्यान से देखो भाई, जो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर जो है, जो प्राकृत संख्या है, ये उप समुच्चय पूर्णांक का भी है, उप समुच्चय है परिमेय संख्याओं का, क्योंकि ये सबके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्याओं की, लेकिन एक सीरियल वाइज चलते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को देखें तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं की उपसमुच्चय है, या यूं कहें कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांकों की भी उपसमुच्चय है, परिमेय की भी उपसमुच्चय है तो रियल नंबर की भी उपसमुच्चय, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस वाइज छोटे से बड़े की ओर चलते हैं थोड़ा से, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं की क्या उपसमुच्चय है, इसको लिख दिया। अच्छा, अगर हम देखना चाहें तो पूर्ण संख्याएं, क्या भैया, ये जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, तो क्या ये पूर्णांकों की मतलब इंटीजर्स की क्या उपसमुच्चय है क्या? तो यस, ये देखो ना, इंटीजर्स का ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ भाई, इस अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अब एक साथ हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको उपसमुच्चय समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर हम ये लिख सकते हैं, अब देखिएगा क्या, अब देखिएगा कि जो आपका इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है, वो किसके अंदर में आता है, वो परिमेय संख्याओं के अंदर में आता है। कहने का मतलब परिमेय संख्याएं जो हैं इसके अंदर में क्या पूर्णांक आते हैं, और ये दशमलव वाली 2 तरीके की संख्याएं आती हैं। भाई अगर हम देखें तो परिमेय के अंदर में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, परिमेय के अंदर में क्या पूर्णांक जितने भी हैं, ठीक है, इसके अलावा और क्या आ जाएंगे, इसके अलावा और क्या आ जाएंगे, देखिएगा, इसके अलावा आ जाएंगे क्या दशमलव वाली कुछ, ठीक है, दशमलव वाली 3 तरीके की नंबर्स होती हैं, उनमें से 2 तरीके की नंबर्स आ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या, जो पूर्णांक है ये आपका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा परिमेय संख्याओं का। तो ये उपसमुच्चय है क्या, परिमेय संख्या, इसको क्यू से दिखा दिया। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बताओ, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं भाई, इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, अलग अलग लिख लो, जैसे नेचुरल नंबर लिख ले तो नेचुरल नंबर सबसेट है W का, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो होल नंबर जो है पूर्ण संख्या है, सबसेट है क्या इंटीजर्स का। आप नेचुरल नंबर को इंटीजर्स का भी सबसेट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है।
ऐसा कोई आप नेचुरल नंबर क्या प्राकृतिक संख्याओं को क्या क्यू मतलब परिमेय संख्याओं का भी क्या बता सकते हो, सबसेट बता सकते हो, मतलब क्या ऐसा भी लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक लाइन से चल रहे हैं थोड़ा से, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हमने बता दिए परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्याएं भी किसी का उपसमुच्चय है क्या? यस, वास्तविक संख्याएं। भैया वास्तविक संख्याओं के अंदर में तो सब आ रहा है ना भाई। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें, आप अगर ध्यान से देखो तो देखो, अगर आप इस पूरे को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मान लो, ठीक है, ये पूरा दिखा रहा है वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को, तो इसके अंदर में क्या क्या है? एक तो आपका बन जाता है, एक आपका बन जाता है भैया क्या, ध्यान से देखिएगा, एक बन जाता है अपरिमेय, एक बन जाता है परिमेय। क्या बन जाता है? एक बन जाता है परिमेय, एक बन जाता है अपरिमेय। ध्यान से देखिएगा। अब इस जो हमने लिखा परिमेय संख्या है, मतलब इसको क्यू से दिखा देते हैं, इसके अंदर में देखिएगा परिमेय के अंदर में भी क्या, दो तरीके से समझिएगा इस बात को। परिमेय के अंदर में क्या आ जाएगा? परिमेय के अंदर में कितने आएंगे? एक तो पूर्णांक आएंगे, एक तो दशमलव वाली और नंबर्स आ जाएंगी। देखिएगा ध्यान से, क्या आ जाएगा? एक तो पूर्णांक आ गया आपका, ये इसको दिखा दिया क्या, जेड से, और इसके अलावा क्या, दशमलव वाली भी दो ठो आ गई, ये दोनों दशमलव वाली, ठीक है। ये जैसे 1.9 है, 1.999। अब सबको लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। देखो इस गोले से हमने दिखा दिया किसको दिखा दिया, ठीक है, ये जेड को, इंटीजर्स को। अब इंटीजर्स के अंदर में क्या क्या आ गया? अब इंटीजर्स के अंदर में क्या आ गया भैया? होल नंबर भी है, निगेटिव इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर में हम क्या होल नंबर को दिखा सकते हैं, और होल नंबर्स के अंदर क्या नेचुरल नंबर्स को दिखा सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, इंटीजर्स थे, उसके अंदर क्या होल नंबर, और उसके अंदर क्या नेचुरल नंबर। तो बोल सकते हैं क्या नेचुरल नंबर सबसेट होगा डब्ल्यू का। ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं की उपसमुच्चय होंगी। प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर्स मतलब क्या पूर्णांकों की उपसमुच्चय होंगी। ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय होंगी। ऑब्वियस है, प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर्स की, ठीक है, वास्तविक संख्याओं की उपसमुच्चय होंगी। इसी तरह डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू जेड का भी उपसमुच्चय होगा, डब्ल्यू क्यू का भी उपसमुच्चय होगा, और डब्ल्यू आर का भी उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगर फिगर अच्छा नहीं बना तो उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो एक बात हमको पता चली क्या। अच्छा, अब एक बात और पता चली, ये जो क्या कहते हैं परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है, ये भी उपसमुच्चय है क्या रियल नंबर्स का। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए भाई, जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आएगा। कुछ नई चीज़ नहीं है, जो आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो उसी को बस थोड़ा सा सेट के फॉर्म में हमने दिखा दिया कौन किसका उपसमुच्चय है, ठीक है। बात समझिएगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो हमने क्या बताया, ये जो अपरिमेय होती हैं जिनको टी से दिखाते हैं, ठीक है, ये जो अपरिमेय होती हैं ये भी तो क्या रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होती हैं। तो क्या इसको ऐसा लिख दें, ये सब हटा रहे हैं हम, ठीक है। देखिएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती टी, वो भी उपसमुच्चय है क्या वास्तविक संख्याओं की। बताओ, बात सही भी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ। अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ से बहुत ढेर सारे समुच्चय उपसमुच्चय के बीच में रिलेशन बन सकते हैं, इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि बहुत ढेर सारे बन सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर का ही कितने के साथ बन गया, डब्ल्यू के साथ बना, जेड के साथ बना, क्यू के साथ बना, आप आर के साथ भी बना सकते हो। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो समुच्चय होती है आर का, रियल नंबर्स। भाई रियल नंबर के अंदर ही तो आता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और होती भी है, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है? बताओ, ठीक है। इसी तरह आप W को इसका उपसमुच्चय बता सकते हो, W को इसका उपसमुच्चय बता सकते हो, W को रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। इसी तरह जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स, इसको Q का मतलब क्या परिमेय संख्याओं का, और Z को ही क्या इसका भी बता सकते हो, क्या रेशनल नंबर्स का भी बता सकते हो, ठीक है। चलो, बता सकते हैं ना।
अच्छा, एक सवाल उठता है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसमें कैसे नंबर्स आती है। तो एक तो हमने दशमलव वाली बताई, जैसे कि 1 पॉइंट हमने बता दिया 9 2 5 7 ऐसे एंड सो ऑन ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एक हम बता सकते हैं क्या ऐसी संख्याएं जिनके क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है, इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो वो सब अपरिमेय। एक हम बता देते हैं पाई जो होता है, पाई ये भी अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।